हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है टाइम एंड टेंस के तीसरे भाग से। दो भाग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और इस भाग में हम लोगों को समझना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि पहले भाग में इंट्रोडक्शन हुआ था टाइम एंड टेंस का, ये कैसे इसका प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ क्यों इसकी आवश्यकता है हमें, इसके बारे में मैंने समझाया था आपको। और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या क्या प्रयोग हैं इंग्लिश में, वो किस प्रकार से अन्य अन्य जगहों पर प्रयोग होता है, उसके सारे प्रयोगों को हमने समझा था, उसके स्ट्रक्चर को देखा था। ठीक है, उसी प्रकार अब हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोगों को। ठीक है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चैप्टर का पहला वीडियो है। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं दो भागों में बताऊंगा और आज यह पहला भाग है। आज हम प्रयोगों के बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर कुछ खास बातें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित है, उन खास बातों को हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ओके, सो दैट कि आपके लिए पढ़ना और समझना काफ़ी आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस भाग को। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला प्रयोग है, पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग होता है। इज एम आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक पहचान है, वो आपको एकदम याद होना चाहिए। और वर्ब का चौथा रूप इसमें प्रयोग होता है। जैसा कि हम पहले इंट्रोडक्शन में ही समझ गए थे कि टेंस क्या है, इट इज़ जस्ट अ चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, अलग अलग टेंस को डिनोट करने के लिए। तो उसी प्रकार सिंपल, जिस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का प्रयोगों को समझे थे, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों को V4 के प्रयोग को समझना है। ओके, तो V4 का मतलब क्या होता है? तो V4 का मतलब होता है कि किसी भी वर्ब में ING लगा होता है। क्या लगा होता है? ING। जैसे कि अगर रन शब्द है तो इसमें ING जोड़ोगे तो RUNNING, रनिंग बन जाएगा। उसी तरह अगर स्लीप है तो स्लीप में ING जोड़ दो, ये स्लीपिंग बन जाएगा। तो ING लगा हुआ जो शब्द होता है, जो वर्ब होते हैं, वो सारे वर्ब फॉर्म जो होते हैं वो V4 फॉर्म होते हैं, वर्ब का चौथा रूप होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि V4 का क्या मतलब हो गया, ING। हालांकि ये छोटी सी बात है, मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोगों को ये बात पता होगा, लेकिन फिर भी जो पहली बार टेंस पढ़ रहे होंगे उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ओके, नाउ पहला प्रयोग समझते हैं। तो पहला बड़ा बेसिक सा प्रयोग है इसका कि यूज फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंटिन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय हम कोई बात बोल रहे हैं उस समय होने वाली क्रियाओं के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, राइट नाउ व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टीचिंग यू, है ना। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये काम मैं कर रहा हूँ, है ना। तो आई एम टीचिंग यू, क्लियर है। या फिर आई एम स्पीकिंग, राइट। तो बोलते वक्त जो क्रिया हो रही होती है प्रेजेंट टाइम में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपली यूज करते हैं। साधारण स्ट्रक्चर के साथ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। इज कहाँ लगेगा? मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं उनके साथ इसका प्रयोग करोगे। जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होता है तो इसका प्रयोग करेंगे। ओके, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर जो भी प्लूरल हैं जैसे कि वी, दे, ओके, इनके साथ यू, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स के अलग अलग मतलब हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, किन किन सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग होगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, तो पहला बात मैंने क्या बोला आपको कि यूज फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंटिन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि सी इज सिंगिंग नाउ, कोई लड़की है और वो उस वक्त गाना गा रही है बोलने के समय में, तो सी इज सिंगिंग नाउ। ओके, दे आर राइटिंग अ बुक। अगर मैं बोलता हूँ, किसी को देखता हूँ कि वे लोग किताब लिख रहे हैं, मतलब मेरे बोलने वक्त वो लोग एक्चुअली वो काम को कर रहे हैं। माई ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली जा रहा है। एंड वी आर वॉचिंग टेलीविजन, हम लोग टीवी देख रहे हैं। तो ये सारे ऐसे एक्शन हैं जो बोलने वक्त जारी हैं। तो उसको करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ खास बातें जो आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि ऐसे शब्द जैसे कि नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस मोमेंट, है ना, इस तरह के अगर कोई शब्द का प्रयोग किया गया है तो इन शब्दों का प्रयोग
साधारण तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए किया जाता है। ये इसका पहचान एक तरह से समझ सकते हो। अगर नाउ ही इज प्लेइंग, नाउ अगर लगा है, एट प्रेजेंट ही इज स्लीपिंग अगर लगा सकते हो, करेंटली ही इज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, एट दिस मोमेंट ही इज वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर ये सारे शब्द लगे हैं नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली या एट दिस मोमेंट, तो समझ लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके साथ आएगा, ये एकदम निश्चित है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रयोग इसका है कि दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस व्हिच आर कंटिन्यूड इन प्रेजेंट बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना। कुछ ऐसे एक्शंस जो बोलने वक्त नहीं हो रहे हैं बट एक्चुअली वो लोग जारी है बैकग्राउंड एक्शन में, क्लियर है। जैसे कि आई एम राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज, मैं आजकल एक नॉवेल लिख रहा हूं, तो आई एम नॉट राइटिंग एट द मोमेंट व्हेन आई एम स्पीकिंग दिस, ठीक है, बट हाँ ये काम मेरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में मेरे चलता है। जब मैं फ्री होता हूं तो उसको लिखता हूं और लिखने की क्रिया में हूं। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, हम लोग कंट्री के कंडीशन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं और ये नित्य प्रतिदिन होता हुआ दिख भी रहा है। प्रयास कर रहे हैं, आज का जो करंट सिचुएशन है उससे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश अभी बोलने वक्त नहीं दिख रहा शायद, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस पैरेलली चल रहे हैं बैकग्राउंड में। उसी प्रकार से दे आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, वे लोग रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, क्लियर। तो ये सारे ऐसे बात हो गए कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये नहीं हो रहे हैं बट बैकग्राउंड में ये जारी है, ओके। तो इस तरह की चीजों को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा प्रयोग क्या है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंटिन्यूअस चेंज, डेवलपमेंट, या फिर कोई डिक्लाइन है, कोई इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, ये इसलिए डेवलपमेंट शब्द का यूज किया गया है यहाँ पर। तो कोई भी ऐसा प्रेजेंट समय में कोई कंटिन्यूअस चेंज का प्रोसेस हो रहा है, कोई चीज इंप्रूव कर रहा है दिन प्रतिदिन, या कोई चीज डेटोरिएट कर रहा है दिन प्रतिदिन, तो इस कंटिन्यूअस चेंज को प्रेजेंट समय में बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि योर हैंड राइटिंग इज नॉट इम्प्रूविंग, तुम्हारा हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर हिज हेल्थ इज ग्रेजुअली डेटोरिएटिंग, उसका हेल्थ जो है वो धीरे धीरे डेटोरिएट कर रहा है। द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये भी होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट यू कैन से, और इट इज काइंड ऑफ डिक्लाइन इन एनीथिंग, आप कह सकते हो, या किसी चीज में कोई डेवलपमेंट हो रहा है दिन प्रतिदिन का, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक तरह से। तो इस तरह के चेंजेस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग को करते हैं, और इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप अपने आसपास में इन चीजों को नोट करते चलेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका प्रयोग आप काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। जरूरत होती है बस अपने आसपास हो रहे घटनाओं को जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करने का। अगर हम रिलेट करने की प्रक्रिया को सीख लेते हैं और ये दिमाग में हमारे चल रहा होता है ये प्रोसेस, ठीक है, तो हम जल्दी सीखते हैं चीजों को। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो पढ़े, खास करके इंग्लिश में, क्योंकि चूंकि ये लैंग्वेज है, हमारे अलग अलग सिचुएशन से जुड़ा है, और हम हमेशा किसी ना किसी सिचुएशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होते हैं, या कर लिए होते हैं, या करने वाले होते हैं। तो अगर उन सब चीजों के ऊपर अगर हम सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है, और भाषा का जो ज्ञान आप ले रहे हो, टेंस का जो ज्ञान ले रहे हो, या बाकी चीजों का जो ज्ञान ले चुके हो, है ना, उसको अगर अप्लाई करना सीख लोगे अपने सिचुएशन में, अपने सीखे हुए चीजों को, तो फिर काफी आसान हो जाएगा आपके लिए बोलना, लिखना या कुछ भी करना किसी भी भाषा में। ये जरूरी होता है। जरूरी ये नहीं होता है कि आप बस वीडियो देख लिए या किताब पढ़ लिए, स्ट्रक्चर याद कर लिए और 2-4 एक्सरसाइज बना लिए तो आपको सब कुछ आ गया। नो, दिस इज नॉट द परमानेंट प्रोसेस। ये कभी ना कभी आप भूल जाओगे, लेकिन अगर चीजों को अपनी प्रक्रिया में ले आओगे, अपने सिचुएशंस में उतार लोगे और सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, तो फिर दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रक्रिया को करने का प्रयास कीजिए कि अपने प्रोसेसेस में अपने लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करना सीखिए, है ना। दिस विल मेक योर लर्निंग वेरी इजी एंड दिस विल बी विथ यू परमानेंटली। फिर आप भूलेंगे नहीं चीजों को। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को जरूर मानने का प्रयास करेंगे। प्लीज कीजिए इस बात को, प्लीज कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है फोर्थ यूज हमारा कि यूज विथ वर्ड्स लाइक ऑलवेज, या फिर कोई भी एडवर्बियल जो इसी मीनिंग का होता है, जैसे कि कंटिन्यूअली या फिर कॉन्स्टेंटली या फिर परपेचुअली या फॉरएवर, ठीक है। सेम मीनिंग है ऑलवेज की जैसा ही है, हमेशा,
सदा ही, ठीक है, हमेशा के लिए, ठीक है, इस तरह से अगर कोई वर्ड्स का यूज हो रहा है, और खास करके किस चीज को इंडिकेट करने के लिए, तो इंडिकेट करने के लिए कोई फ्रीक्वेंट रिपीटेशन या फिर कोई अनॉयंस या इरिटेशन, कोई नेगेटिव फीलिंग व्यक्त करने के लिए, है ना, तो हम ऐसे केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करते रहता है, नेगेटिव सेंस है तो ऑलवेज लगा रहे, हमेशा शिकायत करते रहता है। इसको समझिएगा, जरूरी नहीं कि हर चीज जो सिंपल ट्रांसलेशन में जो आपने पढ़ा कि रहा है, रही है, इस तरह से लगा होता है तो वही सिर्फ इस टेंस को बताएगा। इट इज नॉट नेसेसरी लाइक दैट, कुछ अलग सिचुएशंस भी है, तो उसको समझने के लिए ये मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये अगर शब्द लगा है ऑलवेज या फिर कंटिन्यूअली या फिर कॉन्स्टेंटली या फिर परपेचुअली या फिर फॉरएवर जैसे शब्द लगे हैं, जिसका मतलब लगभग ऑलवेज के ही बराबर होता है, और ये नेगेटिव फीलिंग को बयां करता है, खास करके किसी तरह के इरिटेशन को या किसी तरह के अनॉयंस को, ठीक है, किसी तरह की शिकायतों को, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग ऐसे केस में करते हैं। एग्जाम्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत आवश्यक है, या लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत आवश्यक है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। तो ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, है ना, किसी किसी की आदत होती है हमेशा किसी ना किसी बात की शिकायत ही करते रहता है, उसको शिकायत ही करते रहता है, ठीक है। हिज वाइफ इज ऑलवेज वांटिंग मनी फॉर न्यू क्लोथ्स, है ना, वो हमेशा कपड़ों के लिए पैसों के लिए कपड़ों के लिए पैसे मांगते रहती है, हमेशा ये काम करते रहती है। एंड दिस एक्टिविटी इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग एक्टिविटी। यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट विथ मी, किसी किसी की आदत होती है हर काम में गलती निकालने की, तो दैट इज वाई इसको आप हम बोल सकते, इसको इस सेंटेंस का यूज यहाँ पे किया गया है कि यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट विथ मी, तुम हमेशा मेरे में गलतियां निकालते रहते हो। क्लियर? तो इस तरह से हम समझे कि ऑलवेज या फिर फॉरएवर या फिर कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअली शब्द का प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते थे, और किसी शिकायत के संदर्भ में, किसी नेगेटिव फीलिंग के संदर्भ में, इरिटेशन या अनॉयंस के सेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर निश्चित तौर पर प्रयोग करते हैं। इसको आपको जरूर याद करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिक्स प्रोग्राम ऑफ द फ्यूचर, ऐसा हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ा था कि फ्यूचर के कोई भी निश्चित प्लान अगर होता है, योजना अगर होती है, तो उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग करते हैं। सिमिलरली ऐसे केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। जैसे वी आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, माई फ्रेंड्स आर अराइविंग टुमारो, हिज ब्रदर इज लिविंग फॉर दिल्ली ऑन 16 दिस मंथ। क्लियर है? तो ये सारे कुछ फिक्स्ड योजनाएं हैं जो टाइम इसको बता रहा है, इसलिए हमको पता चल रहा है कि ये सारे फिक्स्ड है, एक जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं और एक निश्चित योजना के तहत। तो ऐसे केस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यूज कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग निश्चित तौर पर कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को अभी तक बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, कुछ हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पूछ सकते हो। और आप लोग वीडियोस देखते हो तो प्लीज लाइक किया करो, है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और लोगों को भी बोलिए, अपने दोस्त में जहाँ पे भी हैं आप उन लोगों को बोलिए। अगर किसी तरह से उनकी पढ़ाई रुकी हुई है या फिर उनको सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप हमारे इस चैनल पे लोगों को ला करके उनकी पढ़ाई को आप आगे चला सकते हैं। वीडियोस को शेयर कर सकते हैं आप, ओके, उनके साथ। तो ज़रूर इस काम को आप लोग कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे है हमारा कि इन द पैसिव वॉइस व्हेन द रेफरेंस इज टू द फ्यूचर द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस इज नॉर्मल नॉट द सिंपल फॉर्म, है ना। अब देखो क्या है कि अगर अभी इसके पहले वाला जो स्लाइड में हमने देखा कि कोई फ्यूचर एक्शन अगर बताना है तो हम प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारे वॉइस जो यहाँ देख लो, ये वॉइस जो है वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर यही काम हमको पैसिव वॉइस में करना हो, देन व्हाट विल वी डू, ठीक है, कि फ्यूचर एक्शन को ही बताना हो, कोई रेफरेंस हो फ्यूचर का, और हमको टेंस प्रेजेंट मतलब कि वॉइस जो हो वो पैसिव हो, तो उस समय में हम टेंस किसको रखना पसंद करेंगे या टेंस किसको रखना चाहिए, तो प्रोग्रेसिव फॉर्म मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रखना चाहिए। ओके, जैसे कि देखो, द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड एट नेक्स्ट मीटिंग, है ना, अगले मीटिंग में ये मैटर डिस्कस होने जा रहा है या होने वाला है। क्लियर? द क्रिमिनल इज बीइंग हैंग्ड ऑन 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को क्रिमिनल हैंग्ड होगा, होने वाला है, या हाँ होगा या होने वाला है, ठीक है, या होने जा रहा है, इस तरह से। तो ये
पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में अगर हम किसी फ्यूचर रेफरेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि वहां पर हम प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे हम निश्चित तौर पर। ओके, दूसरा, इसी सेंटेंस को एक दूसरे स्ट्रक्चर से लिख सकते थे, फ्यूचर रेफरेंस को देते हुए ही एक दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता था। कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ लिखा है देखो, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू बी V3। बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वेयर बी बीइंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं इस चीज को। द मैटर इज टू बी डिस्कस्ड, है ना, द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड भी एक सेंटेंस है, यहाँ देख लो, यहाँ पे द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड, और इसी चीज को हमने क्या लिखा है, द मैटर इज टू बी डिस्कस्ड, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस बी, बी मतलब इज, एम आर वॉज वेयर, बी बीइंग, ठीक है, और is to be discussed, to be plus V3। the case is to be filed, the case is being filed, ये भी बोल सकते थे। the criminal is to be hanged on 12 December, the criminal is being hanged on 12 December। अर्थ सेम ही है, स्ट्रक्चर दो है, एक पैसिव लिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और एक सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू बी प्लस V3 का फॉर्मेट है। क्लियर, इसको याद रखिएगा। सेंटेंस के जितने स्ट्रक्चर्स आपको मालूम होंगे उतने ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे लैंग्वेज के साथ। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ भी जो एडवांस टिप्स होने चाहिए किसी चीज से रिलेटेड मैं आपको देते रहता हूं, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा आप अवेयर हो सके चीजों के। वो चाहे RKMV बैच के बच्चे हो या RIMC के हो या फिर कोई भी स्टूडेंट जो इस चीज को देख रहा है, दे मस्ट नो दैट देयर अवेयरनेस शुड बी टुवर्ड्स दैट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस। जितने स्ट्रक्चर्स आप जानेंगे उतना ज्यादा भाषा पर पकड़ आपकी बनती चली जाएगी। तो इस बात को निश्चित तौर पर आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये हो गए टोटल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल बातों की, कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम नहीं करते हैं, किन किन केस में और क्यों नहीं करते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता और शायद आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाता, इसलिए चीजों को मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। पहले प्रयोग समझा दिए, फिर एक्सेप्शन समझाएंगे, ठीक है, सो दैट चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे आप लोगों के लिए। तो इतनी बातों को आप लोग समझें, पढ़े, नोट करें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जो फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही पार्ट 2 होगा। क्लियर है? तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर से मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, और पढ़ाई करें मन लगा करके। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।